क्या करें, जान दे दें। बस यही फीलिंग आई है इस बार यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की को देखकर। तो जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी की तरफ से अपनी आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। लगभग 1 साल का समय लिया है। प्रीलिम्स 2023 मई में हुआ था, अप्रैल 2024 में आंसर की रिलीज कर दी है। अब जिन लोगों का पेपर क्लियर हो गया वो तो निकल लिए, और जिनका पेपर नहीं हुआ है वो कर रहे हैं प्रीलिम्स 2024 की तैयारी। तो अगर किसी क्वेश्चन को लेकर कोई ऑब्जेक्शन है, किसी क्वेश्चन को अगर चैलेंज करना है तो कौन करेगा? क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट तो दे देता है 1 महीने में, मतलब उनके पास आंसर की तैयार तो 1 महीने में थी, लेकिन जारी करते हैं लगभग 1 साल में। भाई अगर आपके कुछ आंसर्स को लेकर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कम से कम सही आंसर की देखकर बच्चा अपनी स्ट्रैटेजी तो बना लेगा। कम से कम सोचने समझने और इम्प्लीमेंट करने का टाइम तो मिलेगा, तब जाके अगले प्रीलिम्स के लिए वो एक सही निर्णय ले पाएगा। कई बार तो आप क्वेश्चन रिपीट भी पूछते हो, तो अगर पिछला ही मान लीजिए मैंने आंसर गलत तैयार किया है, तो मेरा अगला आंसर भी तो फिर गलत होने वाला है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि किसी भी संस्थान की आंसर की उठा के देख लीजिए, एवरेज 10% जो क्वेश्चंस हैं वो गलत है, हर बार होते हैं। इस बार तो ये आंकड़ा कहीं ज्यादा था, किसी किसी बड़े संस्थान के तो 18 आंसर भी यहाँ पर गलत हुए हैं। लेकिन इस बार आंसर जो अतरंगी दिए हैं वो दिए हैं यूपीएससी ने। मुद्दा ये है आज डिस्कशन का। तो सबसे पहले तो अब हम सबको ये कहना चाहिए कि आप समय से जो है आंसर की रिलीज कर दीजिए। आपके पास बनी हुई है, बस आपको अपनी वेबसाइट पे जारी करनी है। बच्चे के जीवन में पहले इतनी परेशानियां, कुछ तो कमी हो। दूसरा, आपने ये जो आंसर दिए हैं इनकी जस्टिफिकेशन क्या है? मतलब कैसे कोई मान ले कि जो आप कह रहे हैं, जो आपने उत्तर दिया है वही ठीक है, जबकि मेरे जो ऑथेंटिक सोर्स है जहां से मैंने पढ़ाई की है वहां पे तो कुछ और लिखा हुआ है, और क्योंकि वो ऑथेंटिक सोर्स है तो उन पे भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो ये कुछ प्रश्नों की मदद से ये यूपीएससी के आंसर की को ना थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, आखिर चल क्या रहा है। यकीन मानिए, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। इस बार प्रीलिम्स 2023 में 99 क्वेश्चंस पे आपको स्कोर किया गया। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। ऐसा उन्होंने पिछली बार भी किया था। तो अगर कोई आपको यूपीएससी को लेकर टीज कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसको बड़े प्यार से बोल दीजिएगा, भाई उनको खुद नहीं पता एक आधे क्वेश्चन का आंसर, वो खुद उसको ड्रॉप कर देते हैं। हम तो फिर भी सामान्य बालक हैं, वो तो एक संवैधानिक संस्था है, राइट? तो चलिए, एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ, कोई बात नहीं, सबके लिए हुआ, सबको बराबर लेवल पे स्कोर यहाँ पे किया गया। लेकिन ये जो आंसर्स में इतना बड़ा डिफरेंस इस बार देखने को मिल रहा है, 18 सवाल कैसे गलत हो सकते हैं, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पेपर है वो भी बेसिकली सीरीज ए का है, और जो हमारे पास आंसर की है वो भी सीरीज ए की है, सो दैट आंसर्स को मैच करने में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे, कोई शंका ना रहे। आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, 3 स्टेटमेंट है कि झेलम नदी वुलर झील से होकर निकलती है। ठीक बात है, वुलर झील एक फ्रेश वाटर झील है जम्मू कश्मीर की। पहला स्टेटमेंट ठीक है, सामान्य जहां से आप पढ़ते होंगे वहां पे भी होगा। दूसरा कह रहा है कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील को जो है फीड करती है, भरण करती है। अब आपकी कोलेरू झील अगेन झील जो अगेन है फ्रेश वाटर एक लेक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में होती है, बट डायरेक्टली फीड यहाँ पे नहीं करती है इसको, दैट्स वाई स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। थर्ड की बात करते हैं, कह रहे हैं गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है, मिनांडरिंग से। तो भाई अब एक बात करते हैं, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसका ना अगर आप देखोगे तो जो डाउन टू अर्थ है, यहाँ पे एक आर्टिकल आया था कि भाई जो कांवर झील जो कि लोकल इसका एक नेम है, ये एक ऑक्सबो लेक है जो कि गंडक रिवर की मिनांडरिंग से बनती है। अब यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, तो मतलब 3 पूछे थे, एक गलत है, 2 सही है, तो मतलब ओनली 2 आंसर होना चाहिए था। यूपीएससी के आंसर की में पहले क्वेश्चन का क्या आंसर देखने को मिल रहा है, आइए जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ए, इसका मतलब है यूपीएससी कह रहा है ओनली 1 ठीक है। अब मेरा तो पहला स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ठीक आ रहे हैं, आप किसको ठीक मान के ओनली 1 यहाँ पे दे रहे हो, मुझे ये कौन बताएगा? मैं कैसे जानूं कि आपने जो ओनली 1 बोल दिया है ये 1 है या ये 3 है, या आपने 2 ही तो नहीं बोल दिया है? तो ताकि उसके हिसाब से मैं आगे जब पढ़ रही होंगी तो मेरे पास सही फैक्ट्स होने चाहिए ना। एक एक फैक्ट के पीछे कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बूझो तो जाने वाला काम यहाँ पे हो चुका है।
खैर, एक अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल, काफी इसको लेकर शोर भी हुआ था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने 3 नाम दिए हुए हैं। एक आपका जो है बेसिकली यहाँ पे लायन टेल्ड मकाओ है, दूसरा आपका मालाबार सिवेट है और तीसरा आपका जो है सांबर डियर है। पूछा है तीनों में से नॉक्टर्नल कौन है, मतलब रात्रिचर कौन है, एक बार सूरज ढल जाता है उसके बाद एक्टिव कौन होता है। तो देखते हैं हमारी सोर्सेस क्या कहती हैं। तो हमारा बेसिकली 14 क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि मालाबार सिवेट क्या है, नॉक्टर्नल है, राइट है। एक दूसरा आर्टिकल देखते हैं जहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपके सांबर्स हैं वो मेजरली क्या है, नॉक्टर्नल है। अब ये दोनों ही जो आपकी सोर्सेस है, यहाँ से एनवायरमेंट पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई 2 नॉक्टर्नल है, एक नहीं है, तो जो मेरा आंसर आना चाहिए वो ओनली 2 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, यूपीएससी क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर दे रही है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमें आंसर देखने को मिल रहा है फिर से ए, ओनली 1। अब इन दोनों में से आप किसको नॉक्टर्नल मान रहे हो और किसको नहीं मान रहे, ये हमें कौन बताएगा। आगे चलते हैं, एक और सवाल मेरे पास है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नेक्स्ट जो है उन्होंने भारतीय गिलहरी को लेकर, इंडियन स्क्विरल को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला बोला हुआ है कि भाई वो क्या है, जमीन में गड्ढा खोद के जो है अपने नेस्ट बनाते हैं। जबकि अगर आप बेसिकली इंडियन स्क्विरल की बात करोगे तो ज्यादातर इनको जो है ये ट्री पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वहीं पे अपने जो है नेस्ट बनाते हैं। जो पाम इंडियन बेसिकली आपका स्क्विरल है, खासकर उसके अंदर ये विशेषता देखने के लिए मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट तो साइड कर दीजिए। भाई ओमनिवोरस होते हैं, हाँ ज्यादातर तो नट्स फ्रूट इसी तरह की चीजें जो है गिलहरी कंज्यूम करते हैं, बट इंसेक्ट वगैरह भी जो है बेसिकली उनके द्वारा एक भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट मेरा ठीक है, तो मतलब थर्ड ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई ये ना क्या है, ग्राउंड में कुछ फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, नट और सीड को। तो ज्यादातर गिलहरियों में बेसिकली ये देखने को मिलता है कि वो जो अपना खाना है उसको जो है स्टोर करते हैं। लेकिन जब बात हो रही हो इंडियन गिलहरी की, तो कुछ प्रजातियां तो ऐसी है, जैसे ईस्टर्न ग्रे स्क्विरल की अगर हम बात करें, जो अपने फूड को कैच करते हैं, कैच इन द सेंस कि वो खाने को जो है स्टोर करके रखते हैं, अरेंज करके रखते हैं। लेकिन अगर सारे इंडियन स्क्विरल स्पीसीज की हम बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक सब में देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम फॉर इंस्टेंस बात करें तो जो आपका इंडियन ज़ियार्ड स्क्विरल होता है, बेसिकली वो ये नहीं करते हैं, ठीक है। उनके द्वारा जमीन में फूड इस तरीके से स्टोर नहीं किया जाता, ये कैच जो है ये उनमें नहीं देखने को मिलता। अब कुछ में देखने को मिलता है, कुछ में नहीं मिलता। अब मैं इसका क्या जवाब दूं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा ये स्टेटमेंट गलत है भाई, नहीं मिल रहा है मेरे को सब में ये देखने के लिए। इंडियन ज़ियार्ड स्क्विरल का जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा कि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग नट्स एंड सीड इन दी बेसिकली लाडर्स अंडरग्राउंड, इंडियन ज़ियार्ड स्क्विरल क्रिएट कैचेस ऑफ फूड हाई अप इन द ट्री टॉप्स। वो तो पेड़ में कहीं जो है बनाते हैं। अब मेरा ये जो स्टेटमेंट है इट्स पार्शियली ट्रू पार्शियली इनकरेक्ट। हाउ डू आई नो कि यूपीएससी ने इसको सही माना है गलत माना है, क्योंकि अगर मैं इसको गलत मानती हूँ तो मेरा सिर्फ एक स्टेटमेंट ठीक होता है, ओनली 1 मेरा आंसर आना चाहिए। और अगर ओनली 2 आंसर है तो आप किसको गलत मान रहे हो और किसको सही मान रहे हैं ये कैसे पता चलेगा। तो अतरंगी जवाब तो है, ये आपको मानना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है। अब मतलब जब कुछ मेंशन नहीं है तो इंडियन कंटेक्स्ट में ही पूछ रहे होंगे। तो इंडियन कंटेक्स्ट में हम पढ़ते हैं भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ प्लस प्रोसीजर शुड बी फेयर एंड जस्ट एंड नॉट आर्बिट्री। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो आपका आई प्लीडर्स का एक ब्लॉग है, बहुत पढ़ती हूँ मैं इनके आर्टिकल्स, ठीक है। इनका अगर आप देखोगे कि भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अंडरस्टैंड करते हैं, तो डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है, ड्यू प्रोसेस रिफर्स टू जस्ट रैशनल फेयर एंड फेयर ट्रीटमेंट अंडर द रेगुलर जुडिशियल प्रोसेस। तो फेयर लॉज आपके होने चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, राइट। एक और देख लेते हैं, यहाँ पे अगेन एक आर्टिकल में इन्होंने बताया है कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो एक मामला आया था आपका 1978 में, वहां पे जो है आपकी इस आर्बिट्रेनेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लैरिफिकेशन दी गई थी। उन्होंने ये कहा था भाई देखो इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये है कि अगर बेसिकली आप ऐसे लॉ बना रहे हो जो किसी को सर्टेन राइट को डिनाई करता है, या फिर मतलब उनकी लाइफ और पर्सनल फ्रीडम को बेसिकली यहाँ पे क्या है डिनाई करता है, तो बेसिकली वो क्या है आपका जो लॉ है
वो फेयर नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल नंबर 21 में इस उन्होंने लिखा हुआ था कि वो आर्टिकल नंबर 21 के बेसिकली क्या है, अकॉर्डिंगली अनफेयर हो जाएगा, और आपके जो लॉ है वो आर्टिकल नंबर 21 के अकॉर्डिंगली फेयर होने चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये एक बेसिक डेफिनेशन मैंने पढ़ी हुई है, तो मेरा जो इसका एक सही आंसर यहाँ पे आना चाहिए, तो भाई वो क्या आएगा कि ये क्या है, एक तरीके से फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, सी आंसर आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करते हैं तो 31 का अगेन उन्होंने ए आंसर दिया है, और उनका कहना है कि इट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब बताइए, इट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जबकि बेसिक डेफिनेशन कहती है द प्रोसीजर शुड बी फेयर एंड जस्ट, नॉट आर्बिट्री, राइट। एक और सवाल देख लेते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे मरकरी पॉल्यूशन को लेकर सवाल आया, बड़ा न्यूज में था भी और अभी भी है मरकरी पॉल्यूशन। इवन मैंने अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाया भी था, और मैंने उनको ये पढ़ाया था कि भाई मरकरी पॉल्यूशन को लेकर कोई सेफ लिमिट नहीं है। आइए सवाल देखते हैं कि बताइए कैसे चलेगा ऐसे। पहला है कि गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी जो है वो मरकरी पॉल्यूशन का दुनिया में एक सोर्स है। तो आप देखोगे मेरा ये जो एक NCBI का आर्टिकल है, ये कहता है कि मरकरी कंटामिनेशन गोल्ड माइनिंग की वजह से होता है, मतलब पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। दूसरा कह रहा है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो है वो मरकरी पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे अगेन एक रिसर्च आर्टिकल है जिसमें किस तरीके से कोल्ड फायर्ड पावर प्लांट और मरकरी एमिशन का एक लिंक बनता है, उसको लेकर चीजें बताई हुई थी। तो मतलब मेरा सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है देयर इज नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी। भाई कोई सेफ नॉन लेवल ही नहीं है, कितना हो गया तो कोई बात नहीं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। अगेन आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइनिंग सेफ लेवल ऑफ मरकरी इन ब्लड कंटिन्यूज टू बी अ एक्टिव रिसर्च एरिया। अभी तक आपके ब्लड में कितना एक लेवल मरकरी का सेफ माना जाए, इसको लेकर रिसर्च चल रही है। यहाँ पे आप देखो अगेन cdc.government का जो है बेसिकली एक आर्टिकल है, राइट। इतना ही नहीं, डाउन टू अर्थ में बेसिकली बकायदा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कोट करते हुए कहा है कि देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ मरकरी फॉर ह्यूमंस। नहीं है भाई। तो अगर मान लीजिए मैं कह देती हूँ कि नहीं है, तो मेरा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सिर्फ दो स्टेटमेंट ठीक है, राइट है जी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर इज नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी। तो मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है, ये कह रहा है जो स्टेटमेंट वो बात है, राइट है। तो मतलब मेरे तीनों स्टेटमेंट ठीक होने चाहिए, माफ कीजिएगा तीनों स्टेटमेंट ठीक होने चाहिए। तो तीनों में मेरा आंसर सी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 का जरा सवाल इनकी रेगुलेशन इनकी की से देख लेते हैं। ये कह रहे हैं बी का मतलब है ओनली टू। अब आपने कौन सा स्टेटमेंट गलत माना है, हाउ डू आई नो। अगर मरकरी पॉल्यूशन को लेकर आपने फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कौन से आंसर को यहाँ पे सही और किसको गलत मान रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे गोल्ड माइनिंग और कोल वाले सोर्सेज भी मेरे पास हैं, और मेरे पास WHO को कोट करता हुआ डाउन टू अर्थ का आर्टिकल भी है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है ह्यूमन को लेकर मरकरी का कोई सेफ लेवल है ही नहीं। इवन यहाँ पे भी बताया हुआ है कि ब्लड में मरकरी का सेफ लेवल को लेकर रिसर्च चल रही है। तो अब ये नहीं, चिंता की बात यहाँ पे थोड़ी सी ना बन गई है। मतलब अब तो सवाल उठाना ही पड़ेगा। मतलब एक तरफ देखिए यूपीएससी की तरफ से क्लेम किया जाता है कि वो फेयर करना चाहते हैं इस एग्जाम को। मतलब गांव में बैठ के कोई बच्चा अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है, और मान लीजिए कोई बच्चा जो है किसी कोचिंग संस्थान की मदद से स्टडी कर रहा है, तो दोनों के लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहते हैं। पर जितना ज्यादा चैलेंजिंग, जितना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल, जितना ज्यादा अतरंगी आप एग्जाम करते चले जाएंगे, उतना ज्यादा यहाँ पे बच्चों को गाइडेंस की, मेंटोरशिप की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये जो रिसर्च करके यहाँ पे आंसर निकाले जा रहे हैं, ये एक इकलौता बच्चा कैसे करेगा अपने लेवल पे। तो मतलब जहां अगर हम इस तरह के एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बिहार आयोग के एग्जाम्पल की हम बात करें, तो उनकी तरफ से आंसर की रिलीज की जाती है, ऑब्जेक्शंस के लिए बकायदा बच्चों को टाइम दिया जाता है, और तो और वो रिवाइज आंसर की भी जारी कर देते हैं। गलत क्वेश्चन वो भी देते हैं, लेकिन वो कम से कम आंसर की टाइम पे देते हैं, हमें पता होता है कि हमें क्या करना है। रिवाइज आंसर की भी देते हैं। यूपी में भी सेम जो है चीजें देखने को मिलती है, हालांकि उस एग्जाम्पल को तो फिलहाल ना ही लिया जाए। लेकिन यूपीएससी एक संविधान एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, बड़ी रिस्पेक्ट है। 10 लाख से ज्यादा नौजवान जो है हर साल यूपीएससी की तैयारी करते हैं। 5 से 6 लाख बच्चा जाके पेपर दे के आता है। उसके भविष्य को लेकर हमें थोड़ा तो गंभीर होना चाहिए।
तो मतलब इस तरह की आंसर की को लेकर अब क्या किया जाए? तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा जो कट ऑफ गई है वो इतनी कम क्यों गई है, क्योंकि बच्चे जब आए थे और पेपर चेक किया और अलग अलग आंसर की से क्रॉस वेरीफाई किया, तो बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी जो कह रही थी कि पेपर निकल जाएगा। लेकिन जब पेपर का रिजल्ट आया और पता चला कि जिन लोगों को लगता था अच्छे खासे मार्जिन से पेपर निकल रहा है, मीन्स की बकायदा तैयारी चल रही थी, पेपर निकला ही नहीं, तो वो बाद में अब पता चल रहा है कि क्यों नहीं निकला। मतलब सी सेट क्या कम है परेशान करने के लिए, कि अब जीएस में भी ये समझ में नहीं आएगा कि करना है तो क्या करना है। अगर आप 2023 के सी सेट का पेपर देखोगे, बहुत मुश्किल पेपर है। कुछ चंद लोगों की बात छोड़ दीजिए जो उसमें अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर के लिए तो मुश्किल है ना। तो ऐसे कब तक चलेगा? और अगर यही आंसर की आप प्रीलिम्स 2024 से थोड़ा सा पहले ही रिलीज कर रहे हैं, तो ये तो पैनिक देने वाली बात है। इसी को अगर टाइम पर रिलीज कर दिया गया होता तो बकायदा एक जो है कम्युनिकेशन का रास्ता शायद यूपीएससी के साथ खोजा जाता, कि अगर इस तरह से आंसर की आएगी, ओनली 2 आंसर है, स्टेटमेंट तीन है, कौन से 2 आपने सही माने हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से तो तीनों ठीक बैठ रहे हैं, कैसे पता चले? तो आप मुझे बताइए कि अब आपकी फीलिंग क्या वो है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, कि करें तो क्या करें और करें ना करें तो क्या ना करें, मर जाएं क्या करें, मतलब क्या करें, कोई ये बता दे। करने को तो आप सब हम सब तैयार हैं, मेहनत करने से डरता कोई नहीं है, लेकिन क्या करें? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, करेक्ट है? और अगर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, यू वांट टू रीड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चंस, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स प्राची मैम टेस्ट बुक, एक क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, यू कैन स्कैन दैट एज वेल, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए ज्वाइन करना। और बाकी मैं लेती हूँ आपसे विदा। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिए और जय हिंद।